इकोनॉमिक्स के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नीति आयोग क्या होता है, प्लानिंग कमीशन एंड 5 ईयर प्लान। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, तो वीडियो को आप अच्छे से ध्यान से समझिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही सिंपल भी है। देखिए, सबसे पहले हम शुरू करेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग से रिलेटेड। इकोनॉमिक प्लानिंग जो होती है ये क्या होती है, पहले इसको हम समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसको बिल्कुल आसान शब्दों में समझेंगे। एक कोई कंट्री है जिसके पास में पैसा होता है, मनी होती है, लैंड होती है, लेबर फोर्सेस होती है, ये सभी रिसोर्सेज जो होते हैं वो क्या होते हैं, उस कंट्री के पास होते हैं। अब कोई कंट्री जो होती है ये रिसोर्सेज को कैसे यूज करती हैं, कैसे मैनेज करती हैं अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इसी को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग बोलते हैं। ठीक है, यही होती है इकोनॉमिक प्लानिंग। क्लियर। अब इकोनॉमिक प्लानिंग का जो कॉन्सेप्ट था ये कहां से आया, तो इकोनॉमिक प्लानिंग का कॉन्सेप्ट जो है सोवियत संघ जो था, यूएसएसआर, उसने सबसे पहले इसको लिया था। भारत में इकोनॉमिक प्लानिंग की रिकमेंडेशन जो है वो एम विश्वेश्वरैया ने दी थी। ये एक भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, एम विश्वेश्वरैया। इनकी बुक कम से कम 5 से 6 बार एग्जाम में पूछ चुके हैं। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया किसने लिखी है, एम विश्वेश्वरैया ने लिखी है। भारत में देखिए इकोनॉमिक प्लानिंग को हम समझेंगे तो 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी का फॉर्मेशन किया जाता है। इस कमेटी के चेयरमैन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। इसी समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद 1943-44 में मुंबई के 8 बिजनेसमैन द्वारा एक स्कीम तैयार की गई जिसे बॉम्बे प्लान कहा गया। इस प्लान को अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिया, जैसे कि 1944 में इसे गांधीवादी योजना के नाम से बुलाया गया। गांधीयन प्लान कहा गया, किसके द्वारा, श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा। 1945 में इसे जनता योजना कहा गया, पीपल्स प्लान कहा गया, किसके द्वारा, एम.एन. रॉय के द्वारा। 1950 में इसे सर्वोदय योजना कहा गया, किसके द्वारा कहा गया, जे.पी. नारायण के द्वारा कहा गया। तो ये चीज आप दिमाग में रखिएगा। फिर फ्रेंड्स 1950 में आता है प्लानिंग कमीशन। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं योजना आयोग मतलब प्लानिंग कमीशन। अब तो भारत में देखिए प्लानिंग कमीशन जो है वो नहीं है, 2014 में ही इसे रिप्लेस कर दिया गया नीति आयोग से। बट हिस्ट्री से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस बनते हैं प्लानिंग कमीशन से रिलेटेड, तो इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। देखिए 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन का फॉर्मेशन किया गया। इसके जो चेयरमैन होते थे वो कौन होते थे, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होते थे। अब प्लानिंग कमीशन का 1950 में गठन क्यों किया गया था, तो भारत सरकार जो है, इंडियन गवर्नमेंट है, वो किस तरीके से काम करेगी, इसके लिए प्लानिंग कमीशन का फॉर्मेशन किया गया था। प्लानिंग कमीशन एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। प्लानिंग कमीशन जो थी ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी। संविधान में इसका कहीं पर भी उल्लेख नहीं मिलता है। जो प्लानिंग कमीशन था उसने इंडिया के डेवलपमेंट के लिए कई पंचवर्षीय योजना जो है वो बनाई थी, जिसमें सबसे पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुई थी और इसे केसी नियोगी सलाहकारी समिति की रिकमेंडेशन पर बनाया गया था। प्लानिंग कमीशन की बात करें तो इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में था। प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष भारत के प्राइम मिनिस्टर होते थे। इसके पहले उपाध्यक्ष कौन हुए थे, गुलजारी लाल नंदा, और इसके आखिरी उपाध्यक्ष जो थे वो कौन थे, मोन्टेक सिंह आलूवालिया। प्लानिंग कमीशन को साल 2014 में बंद कर दिया गया था। आगे देखिए, एनडीसी की बात करेंगे हम, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की, राष्ट्रीय विकास परिषद की। तो एनडीसी जो है इसकी स्थापना अगस्त 1952 को की गई थी भारत के प्रधानमंत्री द्वारा। इसका मुख्य काम क्या था, पंचवर्षीय योजना को पास करना और उन्हें मंजूरी देना। एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को लघु संसद के नाम से भी जाना जाता है। 2014 में प्लानिंग कमीशन को बंद कर दिया गया और इसकी जगह पर नीति आयोग की स्थापना की गई, जिसके बाद एनडीसी मतलब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो राष्ट्रीय विकास परिषद था उसकी भूमिका और अस्तित्व भी धीरे धीरे समाप्त हो गया। तो इस तरीके से योजना आयोग खत्म कर 2014 में एंट्री हुई नीति आयोग की। तो अब हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स नीति आयोग को। इससे पहले प्लानिंग कमीशन के क्या रोल थे, थोड़ा सा जनरली हम एक बार कवर कर लेते हैं। देखिए, प्लानिंग कमीशन हमने डिस्कस किया कि एक गैर संवैधानिक निकाय था जिसके 2 मेन फंक्शन थे। नीति आयोग को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा अगर आपको ये 2 फंक्शन अच्छे से समझ में आ गए तो। प्लानिंग कमीशन का क्या काम था, पंचवर्षीय योजना बनाना, अगले 5 सालों के लिए प्लान तैयार करना, और दूसरा काम क्या होता था इसका, राज्यों और जो मंत्रालय थे, मिनिस्ट्री थी, उनको वित्तीय आवंटन भी करना। तो इस तरीके से 2 फंक्शंस थे प्लानिंग कमीशन के। हालांकि 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद में इस सिस्टम को खत्म कर दिया गया, प्लानिंग कमीशन को। ठीक है, अब नीति आयोग जो है ये क्या है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, गैर संवैधानिक निकाय है। देखिए, नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसकी स्थापना कब की गई, जनवरी 2015 में इसकी स्थापना की गई, 1 जनवरी 2015 को, और इसका मुख्यालय भी दिल्ली में है। भारत सरकार का ये एक मुख्य थिंक टैंक है, मतलब विचार करने वाला एक टैंक है। नीति आयोग का मेन काम क्या, नीति आयोग का मेन काम होता है एडवाइस करना गवर्नमेंट को, किसके लिए, सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज पर, ताकि सरकार जो है वो ऐसी योजना का निर्माण कर पाए जो लोगों के हित में हो। तो प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि प्लानिंग कमीशन का काम था
5 सालों के लिए पंचवर्षीय योजना बनाना और वित्तीय आवंटन करना। जबकि नीति आयोग का वित्तीय आवंटन करने से कोई भी लेना देना नहीं है, सिर्फ एडवाइस करने का काम होता है नीति आयोग का। किसको? गवर्नमेंट को, सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज पर। क्लियर? नीति आयोग को 2 हब्स में बांटा गया है, एक टीम इंडिया हब और दूसरा है एक्नॉलेज एंड इनोवेशन हब। टीम इंडिया हब जो है ये राज्यों और केंद्र के बीच समन्वय स्थापित करने का काम करता है। वहीं एक्नॉलेज एंड इनोवेशन हब जो है ये नीति आयोग को बेहतर बनाने का काम करता है। नीति आयोग के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष होता है जो कि कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है। एक उपाध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है उपाध्यक्ष को, जो कि इस आयोग के दिन प्रतिदिन के कामकाज की देखरेख करता है। इसके अलावा नीति आयोग में एक सीईओ होता है, इसमें फुल टाइम मेंबर्स भी होते हैं। नीति आयोग के स्थायी सदस्य 4 इसमें देखिए केंद्रीय मंत्री होते हैं, गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और एग्रीकल्चर मिनिस्टर। इस तरीके से 4 फुल टाइम मेंबर होते हैं। एक्स ऑफिसियो मेंबर्स भी होते हैं, पदेन सदस्य भी होते हैं। गवर्निंग काउंसिल भी होते हैं, भारत के सभी मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के एलजी। इसके अलावा विशेष आमंत्रित सदस्य भी होते हैं इसके अंदर। तो इस तरीके से नीति आयोग का स्ट्रक्चर होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। अब देखिए नीति आयोग और जो प्लानिंग कमीशन था, योजना आयोग, इनके बीच में डिफरेंस क्या है इसको हम थोड़ा क्लियर करते हैं। देखिए नीति आयोग जो है ये बॉटम टू टॉप अप्रोच पे काम करता है, वहीं योजना आयोग जो था वो टॉप टू बॉटम अप्रोच पे काम करता था। चलिए अब समझते हैं कि टॉप टू बॉटम अप्रोच और बॉटम टू टॉप अप्रोच होती क्या है। देखिए प्लानिंग कमीशन जो कि टॉप टू बॉटम अप्रोच पे काम करता था, उसमें होता ये था कि सेंट्रल लेवल पर प्लान बनते थे। उस सेंट्रल लेवल पर बने प्लान को फिर राज्यों को दिया जाता था, फिर राज्य उसको क्या करते थे? एग्जीक्यूट करते थे। तो राज्यों को इसमें काफी ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ती थी, क्योंकि प्लान जो है वो सेंट्रल लेवल पे बन चुका है। अब हर एक राज्य जो है वो ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से अलग अलग है, कल्चर के हिसाब से अलग अलग है। तो कहीं ना कहीं राज्यों को प्लान इंप्लीमेंट करने में प्रॉब्लम आती थी, कहीं ना कहीं प्रेशर फील करते थे, और राज्य जो है वो अपनी बात भी नहीं रख पाते थे क्योंकि वो प्लानिंग कमीशन का हिस्सा भी नहीं थे। तो ये थी टॉप टू बॉटम अप्रोच। अगर हम बॉटम टू टॉप अप्रोच की बात करें जो कि नीति आयोग में हमको देखने को मिलती है, इसमें क्या होता है? स्टेट और यूनियन टेरिटरीज जो है इनको भी नीति आयोग में शामिल किया गया, जहां पर इन सभी स्टेट की और जो यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, उन सब की बात भी सुनी जा सके। उसके हिसाब से नीति आयोग जो है फिर गवर्नमेंट को रिकमेंडेड करता है, फिर गवर्नमेंट जो है उस हिसाब से प्लान जो है वो रेडी करती है। तो ये है टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप अप्रोच। तो ये अंतर हमको दोनों में देखने को मिलता है। नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट अंतर ये है कि नीति आयोग में राज्यों की भूमिका जो होती है वो प्रबल होती है, जबकि प्लानिंग कमीशन में ऐसा कुछ भी नहीं था। राज्य का कहीं से कहीं तक भी कोई इंटरफेरेंस नहीं था। नीति आयोग की बात करें तो इसका काम कोई भी वित्तीय आवंटन करने का नहीं होता है, सिर्फ ये गवर्नमेंट को सलाह देती है, एक प्रकार का थिंक टैंक है। योजना आयोग जो था, प्लानिंग कमीशन, वो वित्तीय आवंटन करने का भी काम करता था। तो ये मेजर डिफरेंस नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग में। आगे देखिए नीति आयोग के वर्क हम डिस्कस करते हैं। तो नीति आयोग जो है वो नेशनल डेवलपमेंट के लिए राज्यों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा भारत में ग्राम स्तर पर योजनाएं बनाने के तंत्र को विकसित करने का काम करता है। सेंट्रल और राज्य को नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों पर तकनीकी सलाह भी प्रदान करता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, प्रमोट करता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब संयोगपूर्ण संघवाद को। अब इसको समझते हैं हम कि ये होता क्या है। इसका मतलब ये होता है कि केंद्र, सेंट्रल जो है, और राज्य, स्टेट जो है, ये दोनों सरकारें मिलकर काम करे, आपसी सहयोग से नीतियां और योजनाओं को लागू करे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? दोनों स्तर की सरकारें जो है एक दूसरे के साथ समन्वय बनाकर देश के विकास में योगदान दे। तो यही होता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इसी को प्रमोट करने का काम करता है नीति आयोग। समझ में आया आपको? आगे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और डिस्कस करते हैं नीति आयोग से रिलेटेड। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगरिया थे। और दूसरे उपाध्यक्ष कौन बने? राजीव कुमार। ठीक है। पहले सीईओ कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर। जबकि दूसरे सीईओ कौन बने? अमिताभ कांत। फुल टाइम मेंबर की बात करें नीति आयोग में तो देखिए फ्रेंड्स, वीके सारस्वत फॉर्मर डीआरडीओ चीफ हैं, रमेश चंद एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं, वीके पॉल पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, और अरविंद विरमानी जो कि इकोनॉमिस्ट हैं। तो ये 4 फुल टाइम मेंबर्स हैं। नीति आयोग का कार्य 15 साल के लिए रोड मैप बनाना होता है। इसके साथ ही में 7 ईयर विजन, एक्शन एंड स्ट्रेटेजी प्लान बनाने का भी इसका काम होता है। तो ये हमने नीति आयोग को अच्छे से डिस्कस किया। चलिए फ्रेंड्स, अभी तक जितना हमने पढ़ लिया है उससे रिलेटेड क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा हम उसको क्लियर करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, भारत के योजना आयोग मतलब प्लानिंग कमीशन के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे उसके? लास्ट डिप्यूटी चेयरमैन
मोंटेक सिंह आलूवालिया। ए आंसर। मोदी सरकार ने भारत के योजना आयोग को किस वर्ष समाप्त किया? तो 2014 में उसे समाप्त किया प्लानिंग कमीशन को, और 2015 में एंट्री होती है नीति आयोग की। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का कौन सा कार्य नहीं है इनमें से? तो फ्रेंड्स देखिए, तीसरे नंबर का ऑप्शन देखेंगे आप, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति देना। तो पंचवर्षीय योजनाओं का काम जो है वो नीति आयोग का नहीं होता है। सी आंसर। क्वेश्चन है, नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीति आयोग का गठन 25 जनवरी 2016 को हुआ था। हमको सही पॉइंट जो है वो चूज करना है। तो आप देखिए आखिरी पॉइंट देखेंगे, नीति आयोग भारत सरकार का एक नीति थिंक टैंक होता है। बिल्कुल सही, नीति आयोग एक थिंक टैंक है। डी आंसर। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को। एनडीसी जो था, राष्ट्रीय विकास परिषद, उसकी स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो 1952 में एनडीसी की स्थापना की गई थी। तो इस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं इस टॉपिक से, इस लेक्चर का। तो ये हमारा हाफ लेक्चर कंप्लीट होता है। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंस कमीशन क्या होता है और 5 ईयर प्लान। 12 5 ईयर प्लान हुए हैं, पंचवर्षीय योजनाएं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनेंस कमीशन की। वित्त आयोग क्या होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, वित्त आयोग जो है इसका काम होता है केंद्र और राज्य, मतलब सेंटर और राज्य में टैक्स का वितरण मतलब बंटवारा करना। इसमें केंद्र द्वारा राज्य को 41% पैसा जो है वो दिया जाता है। यह एक संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है फाइनेंस कमीशन। वित्त आयोग का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का? 5 वर्षों का। वित्त आयोग जो होता है फाइनेंस कमीशन, इसका गठन एक संवैधानिक निकाय के रूप में आर्टिकल 280 के तहत किया जाता है। और इसका गठन जो है फॉर्मेशन भारत के राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। इस आयोग में, इस कमीशन में एक चेयरमैन और 4 मेंबर होते हैं, जिनका कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्षों का होता है। ठीक है, इन्हें भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। अभी तक फ्रेंड्स 16 वित्त आयोग मतलब फाइनेंस कमीशन जो है वो नियुक्त किए जा चुके हैं। सबसे लेटेस्ट वित्त आयोग की बात करें तो वो अरविंद पनगरिया हैं, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। तो पहले वित्त आयोग मतलब फाइनेंस कमीशन जो है उसका गठन किया गया था 1951 में, और उनका ऑपरेशन ड्यूरेशन जो चला था वो 1952 से 1957 तक चला था। उसके अध्यक्ष कौन थे? पहले फाइनेंस कमीशन के केसी नियोगी थे। 15वें वित्त आयोग की बात करें तो 15वां वित्त आयोग जो है 15th फाइनेंस कमीशन की बात करें 15वें वित्त आयोग की, तो 2017 में इसका गठन हुआ था। इसका टाइम पीरियड 2021 से 2026 तक चला। इसका ऑपरेशन ड्यूरेशन जो है वो है 2021 से 2026 तक। और इसके अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग के एनके सिंह हैं। और जो 16th फाइनेंस कमीशन जो बना है वो बना है अरविंद पनगरिया की अध्यक्षता में, और इनका ऑपरेशनल ड्यूरेशन जो चलेगा वो 2026 से 2031 तक चलेगा। फाइनेंस कमीशन जो होता है ना, ये गवर्नमेंट को क्या करता है? सिफारिशें देता है। गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो सिफारिशें मानना या फिर नहीं मानना। रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड सिफारिशें देता है, टैक्स शेयरिंग से रिलेटेड सिफारिशें देता है, फाइनेंशियल रिलेशन से रिलेटेड सिफारिशें देता है। तो अलग अलग टाइप की सिफारिशें जो है वो फाइनेंस कमीशन गवर्नमेंट को देता है। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। 15वें मतलब 15th फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह है, जिनका ऑपरेशनल ड्यूरेशन अभी 2021 से 2026 तक का है। इसके अलावा 16th फाइनेंस कमीशन जो है वो अरविंद पनगरिया की अध्यक्षता में बना है, जिसका ऑपरेशनल ड्यूरेशन है 2026 से 31 तक। क्लियर? तो ये हमने फाइनेंस कमीशन क्या होता है, इसके क्या रोल रहते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया। अब चलते हैं फ्रेंड्स, हम अब बात करते हैं प्लानिंग कमीशन, जिसका काम था पंचवर्षीय योजना बनाना। तो कुल मिलाकर 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई। उन्हीं 12 पंचवर्षीय योजनाओं को हम डिस्कस करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करें तो ये प्लान 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चला। ये जो योजना थी ये हेरोड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। ये पंचवर्षीय योजना फोकस थी एग्रीकल्चर और इरिगेशन पर, कृषि और सिंचाई पर, इसीलिए इसे एग्रीकल्चर प्लान भी कहा जाता है। पहली पंचवर्षीय योजना में ग्रोथ रेट का जो लक्ष्य लिया गया, टारगेट लिया गया, वो लिया गया 2.1% का, और रही कितनी एक्चुअल ग्रोथ रेट? 3.6% की दर्ज हुई। इसी पंचवर्षीय योजना के तहत 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो लाया गया था। इस पंचवर्षीय योजना के तहत 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी गठन किया गया था। ध्यान रखिएगा, भाखड़ा नागल परियोजना, हीराकुंड, दामोदर घाटी जैसी बहुउद्देशीय परियोजना जो है वो इसी पंचवर्षीय योजना में चालू की गई थी। अब बात करते हैं हम सेकेंड 5 ईयर प्लान की, दूसरी पंचवर्षीय योजना। ये जो 5 ईयर प्लान चला वो 1 अप्रैल 1956 से लेकर 31 मार्च 1961 तक चला। ये प्लान जो था ये फील्डमैन पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। एग्जाम में पूछा जाता है
कि कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना। ये पंचवर्षीय योजना फोकस थी हेवी एंड लार्ज इंडस्ट्रीज पर, इसीलिए इसे इंडस्ट्रियल प्लान भी कहा जाता था। ठीक है, इसी पंचवर्षीय योजना के तहत सितंबर 1956 को LIC मतलब भारतीय जीवन बीमा निगम को लाया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था, उसमें ग्रोथ रेट का जो टारगेट लिया गया था वो 4.5% का लिया गया था और जो अचीव हुआ था वो हुआ था 4.2%। इसी पंचवर्षीय योजना में भारत में 3 स्टील प्लांट जो है वो लाए गए। भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में USSR की मदद से, दुर्गापुर प्लांट वेस्ट बंगाल में ब्रिटेन की मदद से और राउरकेला स्टील प्लांट ओडिशा में वेस्ट जर्मनी की मदद से। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारत सहायता क्लब की भी स्थापना की गई थी। आगे बात करते हैं अब हम थर्ड 5 ईयर प्लान की। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि चली 1 अप्रैल 1961 से लेकर 1966 तक। इस तीसरी पंचवर्षीय योजना में ग्रोथ रेट का जो टारगेट लिया गया विकास दर का वो 5.6% का लिया गया। वहीं अचीव जो हुआ वो हुआ 2.8%। और तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो पूरी तरीके से विफल रही। क्यों विफल रही, इसका कारण भी हम जानेंगे अभी। ये जो पंचवर्षीय योजना थी ये सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। ये पंचवर्षीय योजना फोकस थी आत्मनिर्भरता पर, सेल्फ रिलायंस पर। इस पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि गॉडगिल योजना जो है वो किस पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है। इस 5 ईयर प्लान में सबसे कम वृद्धि दर जो थी वो दर्ज की गई थी 2.8%। इस पंचवर्षीय योजना में कृषि में, एग्रीकल्चर में ऋणात्मक वृद्धि दर जो है वो देखने को मिली थी। बात करें कि ये पंचवर्षीय योजना विफल क्यों रही, क्योंकि इस योजना में ही वर्ष 1962 में इंडिया और चाइना का युद्ध देखने को मिला। फिर 1965 में इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और इसी समय भारत में सबसे पहला फर्स्ट राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो लगाया गया था, जिस वजह से तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो विफल रही। इसके साथ साथ वर्ष 1961 में, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इनकम टैक्स एक्ट जो है वो लाया गया था और 1964 को IDBI बैंक जो है वो बनाया गया था। एग्जाम में सब पूछा जाता है इनकम टैक्स एक्ट जो है ये किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लाया गया था। ठीक है, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना। आगे देखिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद हमको योजना अवकाश जो है, प्लान हॉलीडे जो है वो देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पर जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी उसमें ब्रेक लगा। अलग अलग समय पर हमको योजना अवकाश जो है वो देखने को मिलते हैं। तो पहला योजना अवकाश हमको देखने को मिलता है 1966 से। कब तक चला? 1966 से लेकर 1969 तक। 1966 से लेकर 1969 के बीच में हमको 3 वार्षिक योजनाएं जो है वो देखने को मिली, एनुअल प्लान। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स हम बात करते हैं अब चौथी पंचवर्षीय योजना की, जो कि चली 1969 से 1974 तक। और इस चौथी पंचवर्षीय योजना में ग्रोथ रेट मतलब विकास दर का टारगेट था 5.7% और अचीव कितना हुआ था? 3.4%। यह योजना जो थी ये प्रगतिशील आत्मनिर्भरता पर आधारित थी। इसी पंचवर्षीय योजना में जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है वो किया गया था। इसी समय 1969 में MRTP एक्ट जो है वो लाया गया, जिसे अब कंपटीशन एक्ट जो है वो कहते हैं। इस योजना के समय 1971 में इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध देखने को मिला और उस समय भारत में सेकेंड राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो लगाया गया था। 1973 में FERA एक्ट जो है वो भी लाया गया था। अब इसे FEMA एक्ट के नाम से जाना जाता है। और इसी पंचवर्षीय योजना में ध्यान रखिएगा 1969 में सबसे इम्पोर्टेंट इसरो की स्थापना की गई थी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, किस 5 ईयर प्लान के अंतर्गत इसरो की स्थापना की गई, तो चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। आगे बात करते हैं अब हम पांचवी पंचवर्षीय योजना की। तो 5th 5 ईयर प्लान जो चला वो अप्रैल 1974 से लेकर मार्च 1979 तक चला। और पांचवी पंचवर्षीय योजना में जो ग्रोथ रेट का टारगेट लिया गया था वो 4.4% था और अचीव हुआ था 4.5%। ये योजना जो थी ये पॉवर्टी, इन्फ्लेशन उन पर बेस्ड थी। इसी योजना के समय इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का एक स्लोगन दिया था। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत गरीबी हटाओ का स्लोगन दिया गया था, तो वो है पांचवी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। इस योजना में इंदिरा गांधी के द्वारा 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम जो था 20 पॉइंट प्रोग्राम वो लाया गया था। इसी समय अक्टूबर 1975 को पहला ग्रामीण बैंक, फर्स्ट रूरल बैंक जो है वो बनाया गया था पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। इस पंचवर्षीय योजना के समय जून 1975 को भारत में आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण थर्ड राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो लगाया गया था।
और इस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। आगे देखिए, साल 1977 में भारत में जनता पार्टी की गवर्नमेंट आ गई, जिसमें फर्स्ट गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो बनते हैं वो कौन बनते हैं? मोरारजी देसाई बनते हैं। यहाँ पर हमको फिर से योजना अवकाश देखने को मिलता है। जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी वो 4 वर्षों की ही रही। इसे 1978 में समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि जनता पार्टी की सरकार आ गई थी। जनता पार्टी के द्वारा रोलिंग प्लान को अपनाया गया था। 1978 से 1980 तक रोलिंग प्लान चलता है। रोलिंग प्लान क्या है, इसको हम समझते हैं। रोलिंग प्लान, देखिए, ये योजना जो है एक विशेष प्रकार की योजनाबद्ध विकास रणनीति थी, जिसे भारत में 1978 में पेश किया गया था। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, मोरारजी देसाई थे। उनके नेतृत्व में जनता पार्टी सरकार द्वारा इसे अपनाया गया था। रोलिंग योजना का मुख्य विचार ये था कि प्रत्येक वर्ष योजना की समीक्षा की जाए और उसे अगले 5 वर्ष के लिए अद्यतन किया जाए। इस प्रक्रिया को हर साल दोहराया जाता था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रोलिंग योजना जो है वो कहा जाता है, मतलब लुढ़कती हुई योजना। इसका मेन उद्देश्य था कि योजना जो है, प्लान जो है, उसको और अधिक लचीला बनाया जाए, फ्लेक्सिबल बनाया जाए, समय के साथ बदलती आर्थिक परिस्थितियों के अनुकूल बनाया जाए। हालांकि ये योजना जो है लंबे समय तक नहीं चल सकी, क्योंकि 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार आई, जिसने पंचवर्षीय योजना को फिर से शुरू किया। तो योजना अवकाश 1979 से 1980 तक हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर आगे बात करते हैं अब हम छठी पंचवर्षीय योजना की, जो कि चलती है अप्रैल 1980 से लेकर मार्च 1985 तक। इस छठी पंचवर्षीय योजना में जो ग्रोथ रेट का टारगेट लिया गया, विकास दर का, वो 5.2% का लिया गया और अचीव कितना हुआ? 5.7%। तो काफी सक्सेसफुल ये पंचवर्षीय योजना रही। ये जो योजना थी आधुनिकीकरण और तकनीकी विकास, मतलब मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पर आधारित थी। इस योजना में अप्रैल 1980 को 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है वो किया गया था। 1982 को इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत एक्सिम बैंक की स्थापना मुंबई में की गई। 12 जुलाई 1982 को इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नाबार्ड की भी स्थापना मुंबई में की गई थी। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, इसी छठी पंचवर्षीय योजना के समय के अंतर्गत 1984 में हमको ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है वो देखने को मिलता है। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पर खालिस्तान की मांग को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है वो चलाया गया था। आगे अब हम बात करते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना की। ये 7वीं पंचवर्षीय योजना चलती है 1985 से 1990 तक। ये योजना जो थी ये जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। ध्यान रखिएगा, ये योजना क्षेत्रीय असमानता में कमी, मतलब रिड्यूस रीजनल इनइक्वालिटी पर आधारित थी। इस योजना में देखिए फ्रेंड्स, ग्रोथ रेट का टारगेट लिया गया 5% का और अचीव कितना हुआ? 6%। भारत सरकार के द्वारा बहुत सी चीजें जो है इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लाई गई, जैसे कि 1985 में इंदिरा आवास योजना को लाया गया, 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को लाया गया, 1988 में NHB बैंक की स्थापना की गई एंड सबसे इम्पोर्टेंट 1988 में सेबी की स्थापना जो है वो भारत में की गई, जिसका मुख्यालय मुंबई में बनाया गया। सेबी कौन है? सेबी एक रेगुलेटर है भारत के अंदर। आपने नाम सुना होगा शेयर बाजार का, स्टॉक मार्केट का। तो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने वाली एक रेगुलेटर बॉडी है सेबी, मतलब नियंत्रण करने वाली एक बॉडी है। ठीक है, तो दिमाग में रखना है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही सेबी की स्थापना की गई। इसके अलावा 1989 में जवाहर रोजगार योजना जो है शहरी क्षेत्रों के लिए वो लाई गई। नेहरू रोजगार योजना जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लाया गया। तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना के सभी महत्वपूर्ण पॉइंट हमने डिस्कस किए। अब आगे फिर हमको देखने को मिलता है इस पंचवर्षीय योजना में योजना अवकाश। 1990 से 1991 तक भारत में 5th एनुअल प्लान जो है वो लाया गया। फिर 1991 से लेकर 1992 तक 6th एनुअल प्लान जो है वो लाया गया। तो यहाँ पर हमको 2 साल का योजना अवकाश जो है वो देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं हम अब 8वीं पंचवर्षीय योजना की, जो कि चली 1 अप्रैल 1992 से लेकर 31 मार्च 1997 तक। इस 8वीं पंचवर्षीय योजना में जो ग्रोथ रेट का टारगेट लिया गया वो 5.6% का था, जो कि अचीव हुई 6.8% की। तो बहुत ही सक्सेसफुल पंचवर्षीय योजना रही है। ये योजना ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट पर आधारित थी। इस पंचवर्षीय योजना में 1992 में सेबी एक्ट के तहत सेबी को वैधानिक दर्जा जो है वो दिया गया था। 1993 में पीएम रोजगार योजना लाई गई। 1995 में मिड डे मील योजना भी लाई गई। अब इसे पोषण योजना जो है वो कहा जाता है। इसके अलावा इसी 8वीं पंचवर्षीय योजना में हमको एलपीजी रिफॉर्म्स देखने को मिलते हैं। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदारीकरण, मतलब निजी क्षेत्र के लिए व्यापार जो है वो आसान बनाना। सरकार द्वारा व्यापार पर लगाई गई पाबंदियों को कम किया गया। लाइसेंस प्रणाली में ढील दी गई, जिससे व्यापारियों और उद्यमियों को
विस्तार करने में सहायता मिली। इसके अलावा प्राइवेटाइजेशन की बात करें, निजीकरण की, जिसका मतलब होता है कि सरकारी संपत्ति, उद्योगों और सेवाओं को निजी क्षेत्र को सौंपना, मतलब प्राइवेटाइजेशन करना। इसके अलावा फिर ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, तो दुनिया भर के देशों के लिए भारत की सीमा जो है वो ओपन कर दी गई। बाहर की कंपनी जो है वो अब भारत में आकर इन्वेस्टमेंट कर सकती थी, भारत में जो है वो सर्विसेज देना शुरू कर सकती थी। तो ग्लोबलाइजेशन मतलब भारत को जो है वर्ल्ड के लिए ओपन कर दिया गया। तो इस तरीके से एलपीजी रिफॉर्म्स जो है हमको देखने को मिलते हैं इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। आगे बात करते हैं अब हम 9वीं पंचवर्षीय योजना की, जो कि चली 1997 से लेकर 2002 तक। ये योजना जो है सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी पर आधारित थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि सामाजिक न्याय और समानता पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना में भारत सरकार के द्वारा बहुत सारी चीजें जो है वो की गई। 1997 में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना जो है वो लाई गई। 1999 में स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना जो है वो लाई गई। 1999 में FEMA एक्ट को लाया गया, जिसका पुराना नाम FERA एक्ट 1973 था। साल 1999 में ही IRDA एक्ट को लाया गया बीमा कंपनी का संचालन करने के लिए। साल 2000 में PM ग्राम सड़क योजना जो है उसको लाया गया। 2001 में सर्व शिक्षा अभियान को लाया गया, जिसका नाम बाद में बदलकर समग्र शिक्षा अभियान जो है वो किया गया। इस 9वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रोथ रेट का टारगेट लिया गया था 6.5% का और अचीव हुई थी 5.5%। आगे बात करते हैं हम अब 10वीं पंचवर्षीय योजना की। ये चलती है 2002 से 2007 तक और यह योजना जो थी एनर्जी सेक्टर पर आधारित थी। इस योजना में भारत सरकार के द्वारा बहुत सारी चीजें जो है वो लाई गई। 2005 में सूचना का अधिकार RTI एक्ट को लाया गया। 2005 में भारत निर्माण योजना लाई गई। 2006 में मनरेगा योजना लाई गई। तो इस तरीके से 10वीं पंचवर्षीय योजना चलती है 2002 से 2007 के बीच में। 10वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रोथ रेट का टारगेट लिया गया 8% और अचीव कितनी हुई थी 7.7%। आगे बात करते हैं अब हम 11वीं पंचवर्षीय योजना की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पंचवर्षीय योजना चलती है 2007 से लेकर 2012 तक। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ का। ये एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। समावेशी व सतत विकास पर यह योजना जो थी वो आधारित थी। इस योजना में भारत सरकार के द्वारा बहुत सारी चीजें की गई, जैसे कि 2009 में RTE एक्ट शिक्षा के अधिकार को लाया गया। 2010 में सबला योजना को लाया गया लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए। 2011 में स्वाभिमान योजना, जो कि बैंक खातों को खोलने के लिए थी, वो लाई गई। अब इसका नाम बदलकर जनधन योजना कर दिया गया। तो इस तरीके से इस योजना के अंतर्गत हमको काम देखने को मिले। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इस 11वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रोथ रेट का जो टारगेट लिया गया था वो 9% का लिया गया था और अचीव हुआ था 7.9%। तो सबसे ज्यादा अगर हमको यहाँ पर अगर ग्रोथ रेट देखने को मिली वो मिली 11वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, 7.9% की सबसे हाईएस्ट। तो ये चीज आप दिमाग में रखिएगा। आगे अब हम बात करते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना, मतलब आखिरी पंचवर्षीय योजना की, क्योंकि इसके बाद जो है वो पंचवर्षीय योजनाओं का सिस्टम खत्म कर दिया गया था। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 2012 से लेकर 2017 तक चली। ये योजना जो थी ये फास्टर, मोर इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर आधारित थी। इस योजना में भारत सरकार के द्वारा बहुत सारी चीजें जो है वो की गई। 2013 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम, फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है वो लाया गया। PM जनधन योजना जो है वो शुरू की गई 2014 में। 2014 में ही मेक इन इंडिया को लाया गया। 15 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को लाया गया। 2015 में भारत सरकार के द्वारा डिजिटल इंडिया योजना शुरू की गई। वर्ष 2015 में PM कौशल विकास योजना लाई गई। PM मुद्रा योजना लाई गई। PM उज्ज्वला योजना लाई गई एंड 2016 में स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया योजना को लाया गया। तो इस तरीके से आखिरी हमको पंचवर्षीय योजना मतलब 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो देखने को मिली। फिर 2014 में प्लानिंग कमीशन को खत्म कर नीति आयोग का गठन कर दिया गया और भारत में पंचवर्षीय योजना का सिस्टम जो है वो खत्म हो जाता है 2017 तक। ठीक है, ये आखिरी पंचवर्षीय योजना थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो यहाँ पर हमने अच्छे से डिस्कस किया सभी 5 ईयर प्लान को, सभी पंचवर्षीय योजनाओं को डिटेल में डिस्कस किया। चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, आपको आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ किस योजना का उद्देश्य था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था तेजी से और अधिक समावेशी विकास। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है? तो थर्ड 5 ईयर प्लान को गॉडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। भारत में योजना बनाने का एक उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन करना। तो बिल्कुल सभी पॉइंट बिल्कुल सही है। इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉवर्टी एलिवेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये सभी जो होते हैं मुख्य उद्देश्य होते हैं योजना बनाने के। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास किस योजना का फोकस था?
तो 9th 5 ईयर प्लान का फोकस था ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, 9वीं पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता के 50वें वर्ष में शुरू की गई योजना क्या थी? तो फ्रेंड्स, भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, 50 साल अगर हम ऐड करें तो हो जाता है 1997। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना हमको देखने को मिलती है 1997 से 2002 तक। तो यहाँ पर 9th 5 ईयर प्लान, बी आंसर बिल्कुल सही होगा। किस पंचवर्षीय योजना में सबसे कम विकास दर जो है वो दर्ज की गई? तो किस पंचवर्षीय योजना में? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। हमने बात करी थी वहाँ पर भारत चाइना वॉर, भारत पाकिस्तान वॉर और इमरजेंसी जो है, जिसकी वजह से ये पंचवर्षीय योजना जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो इस तरीके से क्वेश्चंस हमको इस टॉपिक से देखने को मिलते हैं। और भी क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं टेस्ट वाले सेक्शन में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं। आप टेस्ट जरूर लगाइएगा। अच्छे से टॉपिक पढ़ने के बाद में टेस्ट की प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। 100% आपका देखिए इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल सही होगा। तो बस मेहनत करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय।